हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एक और पेपर हमारे सामने जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उस पेपर को। देखिएगा, 7 मार्च 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये। तो देख लेते हैं क्या है ये पेपर। पहला क्वेश्चन है जो कि डीआई से ही आया है, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। किस चीज की डीआई है देखते हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8000। दे हैव वेरियस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन विच इज गिवन बिलो बाय द पाई चार्ट। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, उनके पास विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि नीचे पाई चार्ट में दर्शाए गए हैं। ठीक है, क्या है हम देख सकते हैं। एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है और सर्विसेज है। 120 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री है, और सबको मिला दूंगा तो 360 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि यहां पर बनने वाला जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, हमें पता है। चलिए, हाउ मच परसेंटेज आर इन सर्विस सेक्टर फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। सेवा क्षेत्र में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बता सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, टोटल पॉपुलेशन अगर मैं डिग्री में देखूं तो 360 डिग्री के द्वारा ही प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में कितना है, 72 डिग्री है। तो एक तरह से 72 डिग्री जो है 360 डिग्री का परसेंटेज कितना है वो बता दूं तो भी आंसर आ जाएगा। 36 से ये 2 बार, ये 0, तो आंसर 20% आ रहा है, और 20% मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और अगर आप चाहते तो पॉपुलेशन निकालते सर्विस सेक्टर की, फिर आप निकालते परसेंटेज तो भी यही आता, तो हमने डायरेक्ट डिग्री से ही निकाल लिया। अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा कौन सा है, रेशियो का सवाल है। क्या है सवाल देखिए। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 7:16। इफ द सेकंड नंबर इज 256, देन द फर्स्ट नंबर इज। दो संख्याओं का अनुपात 7:16 का है। यदि दूसरी संख्या 256 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं 256 नंबर दे रखा है जो कि सेकंड वाला नंबर है। तो सेकंड वाले नंबर का जो मैं अगर देखूं अनुपात तो 16 है, ये 16 और ये कितना 7। ठीक है, तो 16 से देखें तो ये 16 से जाएगा एक बार, फिर पीछे कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 5 और ये 4 कितना 9, 96। फिर 16 से ये चला जाएगा कितना, ये चला जाएगा 6 बार। 16 का 7 से कर लेते हैं, 6 का 7 से 42, फिर 7 और 4 कर लेते हैं तो कितना, ये 11, 112 होगा। 112 मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा देख लेते हैं। वर्क टाइम वेजेस का क्वेश्चन है। 30 persons can do a piece of work in 24 days. How many more people are required to complete the work in 20 days? 30 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए, तो 30 लोग, वही M1 D1 H1 अपॉन W1 वाला हिसाब लगेगा। तो कितने हैं 30 व्यक्ति, ये लीजिए एक काम को, ये लीजिए काम एक 24 दिनों में कर सकते हैं। नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या इधर नहीं है तो इधर भी नहीं लेंगे। कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए काम वही एक है, दिन 20 लिए जा रहे हैं। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, M2 का मान आपको निकालना है। निकाल सकते हैं। 0 से ये 0, 2 से ये 12, 12 का 3 से 36, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 36 लोगों की। अब देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 36 तो नहीं, या तो सवाल ऐसा होना चाहिए था कि और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। अगर कितने लोगों की जरूरत होगी तब तो 36 आंसर है, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो फिर या तो ऑप्शन गलत होगा। अगर ऑप्शन को सही करें तो 38, 35, 34, 36 एक ये चेंज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में ये चेंज रहा होगा कि हाउ मेनी, अच्छा इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हाउ मेनी मोर पीपल्स, मतलब और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। हिंदी में क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, सवाल ऐसा होना चाहिए था कितने और लोगों की आवश्यकता होगी। इंग्लिश में एकदम परफेक्ट है, मेनी मोर पीपल्स आर रिक्वायर्ड।
और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो टोटल 36 है, उसमें से 30 तो हमारे पास पहले से ही है, तो और कितने चाहिए? 6 लोग और चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 13? 13 के पहले 8 गुणकों का समांतर माध्य क्या होगा? तो 13 का पहला गुणक मैं देखूं 13 ही होगा, दूसरा मैं देखूं तो 26 होगा, तीसरा मैं देखूं तो 39 होगा, चौथा मैं देखूं तो 52 होगा। इस तरीके से निकलता जाएगा और 13 का 8वां गुणज होगा, जो 13 से 8 मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो 8 का 3 से 24 और ये 80, ये हो जाएगा आपके कितना? 104। ठीक है, अब आपको इनका समांतर माध्य बताना, एक तरह से इनका एवरेज ही बताना है हमें। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब क्रम में आने वाले नंबर है, और क्रम इनका ये है कि 13 का अंतर है यहाँ पर। तो मुझे निकालना है इनका समांतर माध्य, मतलब मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 13, लास्ट नंबर कितना है? 104, डिवाइडेड बाई क्या करना है? 2 करना है। तो 104 और 13 को मैं जोड़ लूं तो ये हो जाएगा आपकी कितना? 117, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। 117 का ये हो गया कितना? 2 का 5, फिर ये है तो 2 का 3 करेंगे। ठीक है, 3 या फिर 2 का कर लिया, फिर ये कितना हो गया? ये 17, तो फिर ये कितना होगा? 8 टाइम्स, और ये 58.5। चलिए, तो आंसर आ गया 58.5, जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल? देखिए, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। कई बार सवाल ऐसा आता है कि एक्स और वाई का रेशियो दे रखा होता है और इसके बारे में पूछता है। इस बार ये दे दिया और एक्स और वाई का रेशियो पूछ लिया। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा कर। तो 23 का 8 से और 23 का 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 का 2 से 16 और 8 का 3 से 24, तो 184। एक्स 23 का 3 से करना है 60 और 3 का 9, 69 वाई। चलिए, इधर 25 का 4 से तो 100 एक्स, और 25 का 5 से 125 वाई। एक्स और वाई एक जैसे ले लेते हैं। 84 है, 100 है, इधर आ जाएगा तो 84 एक्स बचेगा। 69 को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा? 69 और 1 ये 31, और ये 25 है, तो 25 31 ये 56 हो जाएगा। ठीक है, 21 होगा और 25 और 31 इधर का रहेगा, तो देख सकते हैं हम आराम से 56 हो रहा है। बस हो गया अब हमारा काम। अब कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर लेते हैं और आंसर लेकर आ जाते हैं। एक्स और वाई का रेशियो ही पूछा है, बिल्कुल ये लीजिए एक्स और ये वाई। एक्स के लिए 56, वाई के लिए 84। चलिए करते हैं इनको। ये हो गया 42, इसको कर लेते हैं 2 और ये 18, फिर से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 से 7 चौक 28, और ये 7 से जाएगा 7 छंग 42, फिर ये 3 और फिर ये 2, 2 3 का अनुपात बन रहा है, जो कि पहला अनुपात आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है। डीआई की इंफॉर्मेशन तो हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते। कृषि क्षेत्र की तुलना में उद्योग क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिशत कितना कम है? हाउ मच पॉपुलेशन परसेंटेज इज लेस इन इंडस्ट्री सेक्टर देन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? चलिए, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिशत कितना कम है? कृषि क्षेत्र में देखूं तो 120 डिग्री है, ठीक है, उद्योग में देखूं तो 108 डिग्री है। तो आपको यही पूछ रहा है कि उद्योग क्षेत्र में कितना कम है, तो 120 डिग्री 108 डिग्री, तो 12 डिग्री कम दिख रहा है। आप चाहें तो पॉपुलेशन निकाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो डायरेक्ट डिग्री से भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो फर्क आया दोनों में कितना? 12 डिग्री का। और ये कंपैरिजन करने को कह रहा है किससे? उद्योग, कृषि क्षेत्र की तुलना में उद्योग क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिशत कितना कम है, तो 120 डिग्री से तुलना होगी। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करोगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10 बचेगा,
पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, 7वां। The mark price of an item is 900 rupees, but a retailer purchases it on 40% discount and sells it on 900 rupees. The percentage profit of the retailer is, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा विक्रेता इसे 40% छूट पर खरीदता है और 900 पर बेच देता है, तो उस खुदरा विक्रेता का प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए, मार्क प्राइस कितनी है 900, डिस्काउंट कितना मिला 40% का, 40% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब 60% पर उसने खरीदा, तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या फिर उसके लिए कॉस्ट प्राइस जो मैं देखूं, क्योंकि रिटेलर ने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस होगा 900 का 60%, 900 का 60% मतलब 9 का 6 से 54, 540 रुपए में उसने खरीदा। फिर बेचा कितने में, 900 रुपए में, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, ये लीजिए 900 रुपए में बेच दिया। तो मैं देख सकता हूं प्रॉफिट तो हो ही रहा है, बस वो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है बताना है, तो प्रतिशत के लिए गुणा में कर दिया 100। अब मैं देख सकता हूं सीपी 540 है और फायदा कितने का देख पा रहा हूं, ये 60 होगा तो कितना हो जाएगा 600, 360 का। ठीक है, यहां तक कैंसिल होने के लिए ये कैंसिल हो गया, 9 से कर लेते हैं 4, 9 से कर लेते हैं इसको 6, ये 2, ये 3, 1/3 होता है, 33 से 1/3 उसका डबल करेंगे तो 66 से ही 2/3%, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। The average of 6 value is 11.2. If 3 is multiplied to each number, then what will be the new average? 6 मानों का औसत 11.2 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब हर एक नंबर में एक समान मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है, गणितीय संक्रिया की जाती है, तो जो प्राप्त होने वाले नए नंबर होते हैं उनका जो नया एवरेज होता है, नया औसत होता है, वो पुराने वाले औसत में वही गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो बस वही काम यहां करेंगे। हर एक में क्या किया इन्होंने, 3 से गुणा कर दिया, तो पहले औसत 11.2 था, तो इस औसत में भी 3 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 का 2 से 6, फिर 3, फिर 3 और ये पॉइंट, तो 33.6 होगा हमारा आंसर, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। The speed of a boat in still water is 9 km per hour and the speed of the stream is 3 km per hour. The difference between the upstream speed and downstream speed will be। शांत जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल गति और अनुप्रवाह की गति के बीच का अंतर क्या होगा। जैसा कि आपको पता है, शांत जल में नाव की गति मतलब x का मान है, जो कि है 9 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति जो कि y का मान है, जिसका है 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कह रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है उनका डिफरेंस क्या होगा। जैसा कि आपको पता है, डाउन स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है x प्लस वाई, 9 और 3 कितना 12, और अप स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं तो कितना होता है x माइनस वाई, 9 माइनस 3 कितना 6, तो 12 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर, इसका आपको डिफरेंस अंतर बताना है, तो 12 और 6 का अंतर 6 ही होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां सवाल देखिएगा। 2 concentric circles with the radius of p centimeter and p plus 2 centimeter are drawn on a paper. The difference between their areas is 44 square centimeter. Then what will be the value of p? त्रिज्या p सेंटीमीटर और p प्लस 2 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित वृत्त हैं, जो कि एक कागज पर खींचे गए हैं। उनके क्षेत्रफल का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो p का मान क्या होगा। चलिए, पहला वृत्त
दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या P, इसकी त्रिज्या P+2 प्रश्न के अनुसार, इनके क्षेत्रफलों का अंतर। तो P+2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r², ये लीजिए। फिर P त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r मतलब P का स्क्वायर। इनका अंतर ये बड़ा है तो इसी में से इसी को कम करेंगे। कितना है? 44 है प्रश्न में। तो पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7, जो कि मैंने बाहर ले लिया। P+2 का स्क्वायर मतलब A+B का होल स्क्वायर, तो A² + B² + 2AB मतलब 2 × P × 2 मतलब 4P, और ये माइनस का P² और ये बराबर में 44। ये कैंसिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है 2 बार। 7 उधर चला जाएगा, तो 7 और 2 का कितना? 14। ये P प्लस का ये माइनस का दोनों जुड़कर 0 हो गए। 4 है प्लस का तो उधर जाकर माइनस का, और ये कितना? 4P, तो ये बिल्कुल 4। 14 में से 4 गया, 10 बचेगा। तो 10 बटा मैं 4 करूंगा तो 2.5 आएगा। इसका मतलब P की वैल्यू पूछी थी जो कि 2.5 हमारे सामने आई है, और ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में वेन्युकुलम नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे, ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई है तो उसे सॉल्व करेंगे। तो ये दिख रहा है आपको ऑफ, जिसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, और ये ऑफ जिसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं का। तो सबसे पहले यही सरल करना है, तो इसी को करते हैं। तो कुछ कैंसिल किया जा सकता है क्या? यहां पर नहीं, नहीं किया जा सकता, तो गुणा ही होगा। तो 7, 4 का 8 से 8 चौक 32, 7 का 9 से 63, ये लीजिए, डिवाइडेड बाई 8/7। ये अभी हमें करना नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, एज इट इज पड़ा है। क्या यहां पर कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल। 9 इसको कर देगा 2 बार, और ये 0 यूं का यूं, तो ये 20 आ गया। तो ये आ गया 2020। अब आपके सामने साइन है डिवीजन का और मल्टीप्लीकेशन। जैसा कि आपको पता है, पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लीकेशन होगा वी बॉडमास के नियम से। तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन तो रहेगी एज इट इज। यहां कर लेते हैं इसको। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगी, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड वाली फ्रैक्शन हो जाएगी उल्टी। और ये 20 अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई अभी हमने किया नहीं है। अब इसको सरल कर लेते हैं, आंसर आ गया। ये गया 9 बार, बिल्कुल गया। और कुछ कैंसिल होने के लिए? बिल्कुल। 4 से 2 और 4 से ये 5। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो नहीं, इसको कर सकते हैं बिल्कुल। ये चला गया 16, तो अब ऊपर कितना आ गया? 16 का 5 से, और नीचे केवल 9। 80/9 हमारा आंसर होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके बारे में क्या कह रहा है। 12वां सवाल देखिएगा। If cost price of 100 notebook is same as selling price of 80 notebooks, then what is the percentage gain? यदि 100 नोटबुकों का क्रय मूल्य 80 नोटबुकों के विक्रय मूल्य के समान है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? चलिए, तो 100 नोटबुक है जिनका क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 80 नोटबुक है जिनके विक्रय मूल्य एसपी के। बस आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, निकल गया वो तो। 0 0, ये गया 4 और ये गया 5। तो सीपी अपॉन एसपी 4 और ये 5। सीपी अपॉन एसपी 4/5। अब आप देख सकते हो, वैसे तो 4 और 5 रुपए नहीं है, ये इकाया है, यूनिट है, लेकिन हम इनको रुपए मानते हुए करेंगे तो भी काम चल सकता है, क्योंकि एट लास्ट हमें परसेंटेज निकाल। 4 रुपए में लिया, 5 रुपए में दिया, तो 1 कमाया। तो परसेंटेज प्रॉफिट मतलब मल्टीप्लीकेशन में 100, कमाया कितना? 1 यूनिट। किस पर कमाया? सीपी पर। तो सीपी के लिए यूनिट कितनी है? 4। तो आंसर आप देख सकते हैं सीधा सीधा 25% होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपको।
द अमाउंट्स ऑफ 7,500 एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर द 2 ईयर इज। मतलब आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल है 7,500, टाइम है 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% की, 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,500 रुपए की राशि है। चलिए देखते हैं, प्रिंसिपल कितना है 7,500, चलिए फिर टाइम कितना है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4%, निकालना क्या है आपको अमाउंट मतलब मिश्र दर। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालकर 7,500 रुपए में जोड़ लें, या फिर सीधा फॉर्मूला लगाकर ही आंसर निकाल लें, जो आप चाहें कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा लेते हैं अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है 7,500, बिल्कुल 100 प्लस आर मतलब 100 प्लस 4 104 बटा 100 और ऊपर टी मतलब 2। अब इसको कैंसिल करना है, बिल्कुल कर लेते हैं, सीधा सीधा ये 4 से कैंसिल हो गया, तो 4 से ये चला गया 25, 4 से ये चला गया 2 बार, ठीक है, फिर कितना हुआ 24, तो ये चला गया आपके 6 बार। कोई दिक्कत नहीं, बस आ गया अब हमारा आंसर 7,500, 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 25 से ही जा रहा है 25 बार, 25 से जा रहा है 300 बार, 25 से ये जा रहा है 4 8 12 बार, 676 का 12 से गुणा कर लेते हैं, 6 और 2 का गुणा पीछे 2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। चलिए कर लेते हैं, 676 और 12 का मल्टीप्लीकेशन, 6 का 2 से 12, 7 का 2 से 14 और एक कितना 15, 6 का 2 से 12 और ये 13, फिर 6 7 और ये 6, ये 2, ये 11 और ये 11, 6 7 और एक 8, 8112 मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आंसर आ जाएगा 8,112 रुपए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जो है उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, एक संख्या का 21% 546 है, तो उस संख्या का 89% क्या होगा। 21% जो है वो है 546, तो 1% होगा 546 अपॉन 21। क्या हमें 1% निकालना है? नहीं, हमें 89% निकालना है। तो एक का मान इतना है, तो 89 का कितना होगा, तो 89 से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए कैंसिल करें इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 21 इसको पूरा पूरा कैंसिल करेगा, तो कितनी बार जा रहा है, पहली बार में, तो ये पहली बार में गया 2 बार, 2 बार गया, इसका मतलब 42 हो गया। 42 फिर आपके पास बचा ये 42 होने के बाद में 126, तो फिर ये गया 126 होने पर 6 बार। 26 का 89 से गुणा कर लेते हैं, तो मैं देख सकता हूं 9 का 6 से करूंगा, पीछे 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पीछे 4 आ रहा है और वो ऑप्शन है चौथा। तो डेफिनेटली इनका मल्टीप्लीकेशन 2314 ही आएगा, जो कि हमें करना नहीं है, क्योंकि हमने ये काम सही किया है, तो अगली मेहनत नहीं करनी है। जब ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें पीछे 4 एक जगह ही है, तो डेफिनेटली वही आंसर होगा, और अगर आप गुणा करके देखोगे तो भी वही मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15वां सवाल, देखिए, अ पर्सन बॉट एन आइटम एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5%, if he had bought it for 10% less and sold it for 170 rupees more, he would have had a profit of 20%. Find the cost price of this item nearest to 1 rupees. चलिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और इसे 170 रुपए अधिक में बेचा होता, तो भी उसे 20% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निकटतम एक, जो भी ये दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 तरह के सीपी हैं और 2 तरह के एसपी है आपके पास। सबसे पहला सीपी हम मानते हैं वैसे भी क्या 100% मान लिया, ठीक है। आपको कह रहा है कि 5% की हानि पर बेच दिया, 100 इकाई मान लो या 100% मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने 100 इकाई मान ली, कोई दिक्कत वाली बात।
आपको कह रहा है 5% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 95% में बेच दिया, तो 95 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया पहली स्थिति में। फिर कहता है यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, अभी कितने में खरीद रहा है, 100 में, 10% कम मतलब 100 का 10, 10 उसमें भी कम करके मतलब 90 में खरीदता, नई सीपी आ गई। और कितने रुपए अधिक में बेचता, 170 रुपए अधिक में बेचता, तो 170 रुपए है, रुपए को एक बार के लिए अलग रखते हैं क्योंकि ये यूनिट चल रही है यहां पर, ठीक है, तो भी उसे 20% का लाभ होता। अब आप देख सकते हो अब लाभ इस पर होगा क्योंकि सीपी तो अब ये रह गया है, तो 90 पर 20 का लाभ, तो 90 का 20% निकालूं जो कि कितना होता है 18, तो 90 पर 18 कमाकर बेच रहा है, इसका मतलब 108 यूनिट पर बेच रहा है। तो पहले 95 में बेच रहा था यूनिट के तौर पर, अब 108 यूनिट के तौर पर बेच रहा है। तो पहले से कितने ज्यादा यूनिट कर दी इसने, तो पहले से इसने ज्यादा यूनिट कर दी है, कितनी, 13 यूनिट ज्यादा कर दी है। और वो 13 यूनिट रुपए में किसके बराबर है, 170 रुपए के बराबर। तो 13 का मान 170 रुपए के बराबर है, तो एक का मान 170 बटा 13 के बराबर होगा। हमें एक का मान नहीं, हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो 90 भी है और 100 भी है, तो 90 लेंगे या 100 लेंगे, हम लेंगे 100 क्योंकि ये है नहीं, ये होता तो है कौन सा, 100 वाला, तो 100 वाला लेना है, इसका मतलब 100 से हम मल्टीप्लाई करवा दें, बस अब आंसर आ जाएगा आपका आराम से। 13 से इसी को करते हैं जो कि एक बार जा रहा है, फिर ये रह जाएगा कितना 4, तो 13 से फिर ये 3 बार जाएगा डेफिनेटली, तो 13 का कुछ आएगा। चलिए, तो ये चला गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है। सेकंड या थर्ड में देखते हैं कौन सा हो रहा है। 1300 तो पूरा पूरा ही आ रहा है वैसे, फिर ये कितना रह जाएगा, वैसे भी नियरेस्ट बोला है हमें, चलिए देखते हैं। तो 39 हुआ तो एक रहेगा, एक रहेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 10 होगा, फिर ये क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब 0 होगा, 100 बनेगा। तो फिर हम करेंगे कितनी बार इसको, 8 बार करें तो 80, 8 का 3 से 24, नहीं 108 हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हमारा सही होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, क्या कह रहा है अगला सवाल देखिएगा। पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन है। A pipe can fill a cistern in 20 minutes, whereas the cistern, when full, can be emptied by a leak in 28 minutes. When both are opened, the time taken to fill the cistern is. एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी के भरे होने पर इसे 28 मिनट में एक रिसाव से खाली किया जा सकता है। जब दोनों को खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय होगा। चलिए, कुल मिलाकर एक पाइप 20 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप 28 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं। कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, इसका 5 का 4 से, 4 इंटू 5, इसका 4 का 7 से, तो 4 तो यही है, 35 है, 35 का 4 से आप करेंगे 140। चलिए, 140 अपॉन 20 कितनी बार, डेफिनेटली 7 टाइम्स। 140 अपॉन 28 5 बार हो जाएगा। काम 140 है, दोनों से करवाना है, तो कार्य क्षमता एफिशिएंसी दोनों पाइप की नीचे आएगी, लेकिन जो पाइप भरेगा उसकी प्लस में आएगी, जो खाली करेगा उसकी माइनस में आएगी। तो खाली कौन कर रहा है, सेकंड वाला, उसकी एफिशिएंसी 5 है, तो ये आ गई माइनस में। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। 140 बटा में क्या करूंगा मैं, 2, जो कि आंसर दे देगा आपको 70 मिनट, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर के बारे में। A certain sum amounts to 756 rupees in 2 years and to 873 rupees in 3.5 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is. एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 756 रुपए होती है और 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी है बताइए। चलिए देख,
2 वर्ष में हो जाती है, मतलब 2 वर्ष का अमाउंट पता है आपको, जो कि कितना है 756 रुपए का। 3.5 वर्ष में होती है 3.5 ईयर, इसका अमाउंट आपको पता है, जो कि कितना है 873 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो अमाउंट में से अमाउंट माइनस होगा, तो 3.5 साल में से 2 साल जाएंगे, तो 1.5 साल का मेरे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, वो कितना होगा, इनका अंतर होगा, और अंतर कितना है अभी देख लेते हैं। 756 है तो 56 है, इसको 4 कर दे तो ये हो गया 60, फिर 70 और ये 3 कर दूं तो 4 और 3 ये 17, फिर 117 आपके सामने आ रहा है। 117 रुपए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, कितने टाइम का, 1.5 साल का। चलिए ठीक है, अब देखिए 1.5 साल का 117 है, तो 1.5 साल को 6-6 महीने में डिवाइड करके देखूं तो 3 बार का 117 है, तो हर एक बार का कितना होगा, 117 में 3 का भाग दे देते। जा रहा है क्या, बिल्कुल 3 बार जा रहा है। फिर 9 बार 39 रुपए हर 6 महीने का ब्याज आ रहा है। तो अब हम देख सकते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं हर 6 महीने में 39 रुपए है, तो हर साल में कितने होंगे, 39 का डबल करेंगे, 40 का 80, 80 में से 2 लेस किया, 78 रुपीज हमारे पास पर ईयर SI सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 1 साल का 78 है, तो 2 साल में कितना होगा, 2 साल में 78 का डबल होगा, मतलब 156 होगा। तो 156 रुपए का हमें ब्याज मिल रहा है, 756 रुपए हमारा अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल होगा 756 माइनस मैं कर दूंगा 156, मतलब 600 रुपए हमारा प्रिंसिपल है। इस वाली कंडीशन से ही क्यों निकाला प्रिंसिपल, आप चाहते हैं तो इस वाली कंडीशन से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहीं से निकाल लिया। 1.5 साल का 117 रुपए ब्याज है, 6-6 महीने के हिसाब से 1.5 साल 3 बार 6-6 महीने आएंगे, तो डिवाइडेड बाई 3 किया तो हर 6 मंथ का ब्याज आ गया। 1 साल का ब्याज 6 मंथ का डबल हो गया। 1 साल में 78 रुपीज का ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि हर साल बराबर होता है, तो दूसरे साल भी 78 होगा, तो 2 सालों का 156 होगा। तो 756 2 साल का अमाउंट है, मिश्र धन है, उसमें से 2 साल का ब्याज कम किया, तो प्रिंसिपल निकल कर आ गया, जो कि कितना है 600 रुपए। तो प्रिंसिपल आ गया 600, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिंसिपल आ चुका है आपके पास और आपको इंटरेस्ट पता है हर साल 78 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए। तो 78 का इंटरेस्ट मिलता है आपको 600 पर, परसेंटेज में कितना है, तो 100 से गुणा कर लेते हैं, 6 इसको काट देगा एक बार, और ये 18, तो 6 18, 13% का ब्याज है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। A square with maximum possible side is drawn in a circle of radius of 12 centimeter. Then what is the area of the square? अधिकतम संभव भुजा वाला एक वर्ग 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में खींचा जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, ये बनाया हमने एक वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है कितनी, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर अधिकतम भुजा वाला एक वर्ग खींचा जाएगा, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हैं। चलिए, ये जो वर्ग खींचा जाएगा वो वर्ग यहां बन गया, और जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 12। तो डेफिनेटली ये 12 है, तो ये भी 12 ही होगा। ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही है। इसको नाम दे अगर हम A, B, C और D, तो मैं देख सकता हूं B से D इसका विकर्ण है, और जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, A इंटू √2, मतलब भुजा इंटू √2, जो कि 12 और 12 कितना दिख रहा है आपको, 24 दिख रहा है ना, साफ साफ। जो डायामीटर है वही इस स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, जो सर्कल का डायामीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल है।
जो इस वृत्त का व्यास है वो इस वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण भुजा इंटू √2 होता है, जो कि 24 के बराबर। तो इसका मतलब भुजा कितनी आ गई यहां से? 24/√2। क्या हमें भुजा निकालनी है क्या? नहीं, हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितनी है? 24/√2, तो इसका स्क्वायर कर लो। तो 24 का स्क्वायर करूंगा तो 24 इंटू 24 576 भी लिख सकता हूं, या ऐसे लिखे तो भी चलेगा। फिर √2 का स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। रूट वाली संख्या का स्क्वायर वही संख्या फिर से आती है, तो √2 का स्क्वायर 2 ही आ गया। बस अब हमारा आंसर आ गया आराम से। कितना है ये? 12। 12 का 24 से गुणा करना है तो पीछे 6 वाला आंसर होगा। पीछे 6 सिर्फ एक ही जगह दिख, सॉरी 4 का 2 से 8, पीछे 8 वाला आंसर होगा। पीछे 8 केवल एक ही जगह दिख रहा है और वो है पहला ऑप्शन। तो आप गुणा करोगे तो भी 288 ही आपको मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। Divided 500 into 2 parts such that the ratio of one to the other are in 5:3। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि एक का दूसरे से अनुपात 5:3 हो। सिंपल है। टोटल कितना है? 500। 5 और 3 के अनुपात में तोड़ना है, बिल्कुल। तो ऊपर टोटल लिखा है तो नीचे अनुपातों का टोटल लिख लेते हैं, जो कि कितना हो गया? 8। पहला भाग निकालना है तो 5 से गुणा करो, और दूसरा भाग निकालना है तो इसी कैलकुलेशन में 3 से गुणा। कैंसिल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। ये चला गया आपके किससे? इसको आप कर लोगे 2 से, तो ये सीधा या तो 8 से ही कर लेते हैं, क्योंकि दिख रहा है वैसे भी पॉइंट में आएगा या जो भी आएगा। चलिए, तो इसको कर लिया हमने। 500 का 254, 254 का 125 और 2, और 125 का भी अगर आप आधा करना चाह रहे हैं तो 125 का आधा कितना हो जाएगा? 125 के लिए आपको लेना पड़ेगा 62.5। चलिए, कुल मिलाकर 62.5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो, पहला नंबर निकलेगा। 5 का 5 से 25, 5 का 2 से 10 और 2 12, 6 का 5 से 30 और 1 31, तो 312.5 पहला नंबर होगा। तो डेफिनेटली सेकंड वाला नंबर 187.5 ही होगा। निकाल कर देखोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 312.5 है। और अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो ये वाली कैलकुलेशन तो फिर से क्या आएगी? 62.5 आएगी। फिर मल्टीप्लाई किससे करवाओगे? 3 से। तो बस करवा लेते हैं। 60 का इससे 180, 2.5 का इससे करवाओगे तो 7.5 ही होगा, तो वही 187.5 बन रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 19। 20 नंबर क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। What value should come in the place of the question mark in the following question? निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही। ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। कितनी बार? 5 बार। 31 का 5 से करना है, बिल्कुल। 5, 5 का 3 से 15, 155। 155 मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, क्या कह रहा है 21 नंबर आपको? The speed of a ship in still water is 5 km/h and the speed of the stream is 2 km/h. Rohan rows to place at a distance of 21 km and comes back to the starting point. The total time taken by him is. शांत जल में एक जहाज की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। रोहन पंक्तिबद्ध होकर 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? देखिए, 21 किलोमीटर जाएगा और 21 किलोमीटर ही वापस आएगा। तो जाते टाइम 21 किलोमीटर डिस्टेंस, और जाते टाइम कौन सा है? ये डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं। अगर जाते टाइम आप अप स्ट्रीम मान रहे हैं तो आते टाइम डाउन स्ट्रीम होगा, और अगर जाते टाइम डाउन स्ट्रीम मान रहे हैं तो आते टाइम अप स्ट्रीम होगा। जाते समय अगर अनुकूल है तो आते समय प्रतिकूल, और जाते समय प्रतिकूल तो आते समय अनुकूल। एक बार अनुकूल और एक बार प्रतिकूल होगा। तो हम जाते समय अनुकूल डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं।
x प्लस वाई होगा तो 5 हो गया, x का मान 2 हो गया, y का मान 5 और 2 7। डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने का टाइम, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड आने का टाइम। तो जाते समय अगर ये डाउन था मतलब अनुकूल था, तो अब अप स्ट्रीम होगा मतलब प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल x माइनस वाई होता है, 5 माइनस 2 होगा, 5 माइनस 2 कितना 3। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने का समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आने का समय, टोटल समय बताना है प्लस कर। ये गया 7 14 21, ये गया 7 7 और 3 10 घंटे हमारा आंसर होगा। और 10 घंटे हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्या कह रहा है अगला सवाल हमारा 22 नंबर। What is the greatest number that will divide 209 and 347 leaving remainder 5 and 7 respectively? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 209 और 347 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है? तो आप देख सकते हैं हमको निकालना है एचसीएफ, क्योंकि वह सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ आपको 209 और 347 का नहीं निकालना है। आपको निकालना किसका है? आपको निकालना है शेषफल। 5 और 7 बचाने को कह रहा है तो शेषफल घटा देते हैं। फिर जो नंबर आ रहा है जैसे कि ये आ रहा है 340 और ये आ रहा है 204, इनका आपको एचसीएफ निकालना, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो नंबर बड़े हैं तो बड़ी संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ हम डिवीजन मेथड भागफल विधि से निकालेंगे। तो भागफल विधि लगा लेते हैं। छोटा नंबर 204, उससे बड़ा नंबर अगर देखें तो 340। कितनी बार गया? एक बार, तो ये 204। कितना बच रहा है हम देख सकते हैं, 40 से 4 36 और ये 136। अब जैसा कि आपको पता है डिवीजन मेथड भागफल विधि क्या कहती है? भागफल विधि ये कहती है कि उस समय तक भाग देते जाइए जब तक कि आपके जो ये शेषफल है वो क्या ना आ जाए, शेषफल आपका 0 ना आ जाए। और भाग देना कैसे है? भाग देना इस तरीके से है कि जो ये रिमाइंडर बचा है वो नेक्स्ट वाले के लिए, जो ये शेषफल बचा है वो अगले वाले भाग के लिए डिविडेंड बन जाएगा और जो पिछला डिविडेंड था वो डिवीजर बन जाएगा। ठीक है, तो पिछला क्या था 204, वो यहां बन जाएगा डिवीजर। जैसा कि मैं देख सकता हूं डेफिनेटली एक बार ही जाएगा जो कि 136 है। कितना बचेगा इस बार वो भी देख लेते हैं। 136 है तो 4 करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये 64 और ये 468, फिर ये 136 हम ले लेते। अब देखें कितनी बार जाएगा, तो ये हम देख सकते हैं जाएगा आपके कितनी बार, 68 है तो क्या ये पूरा पूरा जा रहा है? 8 का 2 से 16, बिल्कुल। 6 का 2 से 12 और 1 13, 2 बार में पूरा पूरा चला गया। तो इसका मतलब ये लास्ट में जो आपके सामने बचा है डिविडेंड, जो भाज्य बचा है, ठीक है, वही आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ होगा 68। ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक नया ऑप्शन ई बना लेते हैं जो कि हमारा सही होगा, और वो ऑप्शन है 68 और वही हमारा आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो अभाज्य संख्याएं स्टार्ट करनी है। एक जो होता है ना अभाज्य होता है, ना भाज्य होता है, ना प्राइम होता है, ना कॉम्पोजिट होता है। तो स्टार्ट कहां से होगी? 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपके हो जाएगा 7 के बाद में ना 8 9 10 नहीं 11, फिर 13, फिर 14 15 16 को छोड़ते हुए 17, फिर 19, फिर 20 21 22 23 हम ले लेते हैं, और फिर हम ले लेते हैं सीधा 29। कितनी होनी चाहिए थी? 10। कितनी हो चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अब इनको जोड़ना है तो इनकी टोटल कर लेते हैं, देख लेते हैं। 13 और 17 ये हो जाएगा 30, ठीक है। फिर और देख लेते हैं 23 और 7 ये हो गया आपके कितना? ये भी 30 हो गया, ठीक है। फिर 30 और 30 60, और ये हो गया 10 आपके 70 हो गया। तो फिर ये देख लेते हैं 70 के बाद में ये हो जाएगा आपके फिर से 30, तो 70 और 30 ये 100 हो गया और ये 129।
129 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है 10, तो आंसर होगा 12.9। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए बात करते हैं जो अगला प्रश्न है उसके बारे में। क्या कह रहा है 24, द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विल बी। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास है, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो आंसर हम डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। देखिएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाला फॉर्मूला हमें पता है, वही हमें काम में लेना है। चलिए एल बी और एच, 2 टाइम्स ऑफ एल बी, बी एच और एच, ठीक है। चलिए अब एल बी, बी एच और एच एल लेना है, तो जैसा कि हम देखें जिस हिसाब से इन्होंने बताया है एल बी और एच, तो एल बी और एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एल की वैल्यू तो वैसे सबसे बड़ी वाली होती है, लेकिन अगर यहां हम देखें तो एल के लिए वैल्यू हम देख सकते हैं कि एल इंटू बी करना, एक बार बी इंटू एच करना और एक बार एच इंटू एल करना है, तो एल बी, बी एच और इस तरह से लेना है, ठीक है। एल ले लेते हैं कितनी 10, सॉरी एल बड़ी वाली ले लेते हैं 15, ठीक है। बी हो जाएगी आपके 8 और एच हम ले लेंगे कितनी 10। चलिए दो तो बारी है, एल बी 15 का 8 से कितना हो जाएगा, 15 का 8 से, 15 का 8 से कर रहे हैं तो 15 का 2 से कितना 30, फिर ये हो गया कितना 120, फिर बी एच, बी और एच 80, फिर एच एल, एच और एल 150, ये हो गया 200, ये 350 और उसका डबल कर लेते हैं तो 700, 700 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, जो कि अंतिम सवाल है इस पेपर का। क्या है वो, वही डीआई है हमारे पास। द रेशियो ऑफ द पीपल वर्किंग इन द सर्विस टू द इंडस्ट्री सेक्टर रेस्पेक्टिवली, सेवा में कार्यरत लोगों का उद्योग क्षेत्रों से अनुपात क्या होगा। तो सेवा वाले कितने हैं 72 डिग्री, और उद्योग वाले अगर मैं देखूं इंडस्ट्री वाले वो कितने हैं 108 डिग्री। तो बस इनका रेशियो बताना है। अब दो तरीके, या तो आप पॉपुलेशन निकाल कर रेशियो निकालें तो भी वही आएगा जो आप डिग्री के लिए रेशियो निकाल रहे हैं वो, ठीक है। तो आपको बताना है सेवा में कार्यरत 72 डिग्री है और उद्योग के लिए 100 कितना है वो 8 डिग्री। बस कर लेते हैं, इसका रेशियो ही लेना है तो ठीक है। 12 से ये गया 9 बार, ये 6 बार, 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, 2 और 3 का अनुपात आ रहा है, पहला अनुपात आपका बिल्कुल सही है। तो ये 25 क्वेश्चन पूरे हुए हमारे इस वाले पेपर के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट वाले पेपर पे, नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाले पेपर की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।